तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिबोनाकी नंबर। और क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एक तरीके का एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो नंबर होता है, जो करंट नंबर होता है, मान लीजिए n=5, तो वो नंबर होता है आपका पिछले दो नंबर्स का सम। यानी कि 5 पिछले दो नंबर जो भी होंगे, जैसे 4 और 3। 5 के पीछे जो पिछले दो नंबर्स हैं वो कौन कौन से, 4 है और 3। तो उसका जो फिबोनाकी होगा 5 का, वो होगा कितना, आपका पास्ट टू नंबर्स का सम। ठीक है, तो ये होगा आपका फिबोनाकी नंबर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर जीरो का निकालना हो फिबोनाकी, तब कैसे करेंगे? उसके पीछे तो सब निगेटिव नंबर्स हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि -1 और -2 को आप ऐड करोगे और जीरो का लाओगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि F0 का फिबोनाकी होता है आपका 0, और F1 का फिबोनाकी होता है आपका 1। और बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं N2 से लेके जितने भी, आप जहाँ तक भी चले जाइए, इन्फिनिटी तक चले जाइए, तो उन सबका जो भी सम होगा वो कितना होगा, वो उन सबका, वो जो जितने भी फिबोनाकी निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, पिछले दो नंबर्स से। चलिए मान लेते हैं हम 2 का फिबोनाकी निकालना है, फिब ऑफ 2। तो फिब ऑफ 2 क्या होगा, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। ओके। और इसी तरीके से आपका जो है फिब ऑफ 3 कैसे निकलेगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। इस तरीके से आप फिबोनाकी नंबर निकालते जाओगे। और यहाँ पर दिया भी हुआ है कि फॉर n greater than 1। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है वो होता है आपका, फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे जनरली जो डिस्कस किया जाता है वो सॉल्यूशन होता है आपका रिकर्जन में। अच्छा, मैं आपको रिकर्जन के बारे में कुछ चीज़ें अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले उसको देखते हैं कि कैसे काम करता है रिकर्जन। तो देखिए, कभी भी रिकर्जन में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका आता है बेस केस। ठीक है, बेस केस आपका होना ही चाहिए, क्योंकि रिकर्जन का काम ही यही है कि आप चलना शुरू कर दीजिए और एक स्टेप आएगा, एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां पर आपको रुकना होगा, और उस रुकने वाले पड़ाव को आपको कहते हैं बेस केस। वहां पर वो एक कंडीशन हम डाल देते हैं। तो सीधे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि n जब जीरो होगा तो उसका फिबोनाकी क्या होगा, जीरो होगा। n जब वन होगा तो उसका फिबोनाकी क्या होगा, वन होगा। ठीक, ये तो दिया ही रखा है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर वो जीरो या वन नहीं है, कोई और नंबर है, तो उसका फिबोनाकी कैसे निकालेंगे? जो उसके पिछला वाला नंबर है उसका फिबोनाकी, और जो उसके पिछला वाला मतलब n-2 पे है जो नंबर, उसका फिबोनाकी, इन दोनों का फिबोनाकी जो है निकाल के फिर आपका फिबोनाकी आएगा जो भी पर्टिकुलर नंबर होगा। अच्छा, अब समझिए, जब हम रिकर्जन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, जैसे कि बेस केस मैंने बता दिया, और यहाँ पर बता दिया कि अगर किसी भी दूसरे नंबर का जो है हम डिस्कस करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए आपके सामने अगर सॉल्यूशन दे दिया जाए रिकर्जन का, वो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि इफ़ n=0 और n=1, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो तो आप क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे। क्या, n को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, n को रिटर्न करवा देंगे। और एल्स में आपका रिटर्न क्या करवाएंगे, आप रिटर्न, रिटर्न आप जो है यहाँ पर एक फिबोनाकी जो भी आपका n होगा उसका फिबोनाकी कैसे रिटर्न करवाएंगे, फिबोनाकी ऑफ n इक्वल्स टू आपका फिबोनाकी ऑफ n-1 और प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2। ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे फिब ऑफ n। ठीक है, अब समझिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं। रिकर्जन का काम ही यही होता है कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे में डिवाइड करते जाता है, और एक बेस केस होता है। जब वो बेस केस सॉल्व होता है तो एक एक जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं वो भी होते जाते हैं सॉल्व, और अल्टीमेटली आंसर मिलता है। बट रिकर्जन मुझे भी समझने में इतना टाइम लग गया कि मैं क्या बताऊं क्यों, क्योंकि उसमें बेस केस कैसे काम करता है, स्टैक कैसे काम करता है, ये चीज़ समझना बहुत टफ हो गया था। और वो बनता कहाँ से है, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से बनता है जिनको लोग बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। अब समझिए, जैसे ये है आपका फिबोनाकी, अगर आपका जीरो या वन आता है तो इफ कंडीशन में जाएगा और यहाँ से ही आपका रिटर्न कर जाएगा। लेकिन अगर आपका ये कोई एक फंक्शन है फिबन, ठीक है, ये एक फंक्शन है फिबन जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर n की जगह पे जीरो और वन की जगह कुछ और आता है तो सीधे सीधे उसका फिबोनाकी ऐसे कैलकुलेट होगा और फिर वो रिटर्न होता रहेगा। चलिए हम इसको समझते हैं, एक रिकर्जन ट्री से समझते हैं कि कॉल आखिर चलती कैसे है। और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें।
क्योंकि मेमोराइजेशन अगर आप समझ रहे हैं तो उससे पहले आपको रिकर्जन एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा समझिए, यहाँ पर फिबोनाकी ऑफ 5 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरी जो पिछली स्टेटमेंट्स अभी तक गई हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिब ऑफ 4 को हम लोग कॉल करेंगे और फिब ऑफ 3 को कॉल करेंगे और इन दोनों को प्लस करके किसको ला देंगे, फिब ऑफ 5 ला देंगे। अच्छा, रिकर्जन ने क्या किया कि आपके प्रॉब्लम को लिया, उसको तोड़ दिया और कॉल कर दिया। यही तो डेफिनेशन होती है कि रिकर्जन एक तरीके का ऐसा टेक्निक है जिसमें वो खुद को ही कॉल करता है बार बार। जनरल डेफिनेशन है और वो जनरल डेफिनेशन बहुत आगे तक जाती है। अच्छा, अब 3 का, अब फिबनाकी ऑफ 5 आपने कॉल किया है तो वो फिबनाकी ऑफ 3 और 4 को कॉल करेगा और उन दोनों के सम से अपने आप को ऑब्टेन करेगा। बट जो फिब ऑफ 3 है ना, वो कहेगा भाई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वो कहेगा अपने बच्चों से, कहेगा समझिए उसके बच्चे कौन है, फिब 2 और फिब 1, उन दोनों से कहेगा कि भाई ऐसा है ना, मुझे ला के दो, फिबोनाकी ऑफ 5 ने मुझसे मांगा है, मुझे खुद का तो बताओ पता। कि अगर मैं आपसे आगे पूछ लूँ कि भाई तुम किस स्कूल से हो, तो आप जाओगे स्कूल से पूछ के आ जाओगे, आप खुद बता दोगे। बट अगर मैं पूछ लूँगा आप अपने प्रिंसिपल का नाम बताओ, तो आप प्रिंसिपल का भी नाम बता दोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ अपने प्रिंसिपल के पापा का नाम बताओ, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे प्रिंसिपल के पास और उसके बाद उसके पापा के पास। तो हो क्या रहा है ना, समझ लो ये पापा है इनके, और पापा से पूछ के यहाँ पर ये आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है और प्रिंसिपल आपको आगे बता रहा है कि हाँ क्या है। इनिशियली आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा अब समझिए, फिब 3 जो है, फिब 3 क्या कॉल करेगा, फिब 2 और फिब 1 इन दोनों के सम से, समझिएगा फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 से कौन ऑब्टेन हो रहा है, फिब ऑफ 3 ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। और फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 4 से ऑब्टेन कौन हो रहा है, फिब ऑफ 5 ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हैं। आप समझिए, यहाँ तो हमने कॉल कर दिया। अच्छा अब समझिए, ध्यान समझिए, रुकेगा कभी है। तो अब मैंने जो आपको बताया था कि बेस केस में हमने क्या लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने नीचे भी लिख रखा है कि जब n इक्वल टू 1 होगा, जो कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 हो चुका है, तो क्या रिटर्न होगा, यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। अच्छा यहाँ आइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ फिब ऑफ 1 में क्या आएगा, यहाँ पर भी 1 रिटर्न होगा। यहाँ फिब ऑफ 0 में क्या आएगा, यहाँ से आपका 0 रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब जब 1 और 0 रिटर्न हुआ है तो इसके पास क्या है, 2 का फिबोनाकी आपने निकाल लिया किससे, फिब ऑफ 0 और फिब ऑफ 1, तो वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा ना। फिब ऑफ 1 आया आपका यहाँ पे, और अब फिब ऑफ 1 में भी 1 आएगा। अब जो फिब ऑफ 3 है ना, वो फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 से मिलकर बन रहा है, यानी कि 1 प्लस 1, यानी कि फिब ऑफ 3 क्या होगा, 2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब आपको मैं डीपी की बेसिक डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ होती क्या है। दो ही टर्म उसमें होता है, एक होता है आपका ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ऑप्टिमल ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, पेन नहीं चल रहा है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, और दूसरा होता है ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर वो होता है कि छोटी छोटी सॉल्यूशंस जो होते हैं उससे आप फाइनल सॉल्यूशन को अगर निकाल लें, तो वो होता है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जो कि यहाँ क्या हो रहा है, छोटे छोटे सॉल्यूशन से आप फाइनल सॉल्यूशन यानी कि फिब ऑफ 5 निकाल लोगे। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बताऊं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि ये जो फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 और 0 आप निकाल रहे हो, क्या मैं कहूँ कि वो यहाँ पर भी निकाल रहे हो, हाँ निकाल रहे हो आप। क्या मैं कहूँ कि वो यहाँ पर भी निकाल रहे हो, तो हो क्या रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कोई एटम किसी के ऊपर ओवरलैप करता है, मॉलिक्यूल ओवरलैप करता है, उसी तरीके से क्या हो रहा है, आखिर ये बार बार कैलकुलेशन हम क्यों करें। अच्छा, अब यहीं पर मैं आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिराइव करके दिखा देता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 to the power n, बट क्यों कहते हैं 2 to the power n, किस नाते कहा जाता है। अब समझिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 2 to the power 0। 2 to the power 0 अगर आप करते हो तो आपका आता है 1। तो कितनी बार आपका चला ये, सिर्फ एक बार। अगर ये 2 बार चल रहा है तो कितना है ये, 2 to the power 1, ठीक है। अगर ये 3 बार चल रहा है तो आपका कितना हुआ, 2 to the power 2। तो 2 to the power 2 कैसे, 1 2 3 4, और 2 to the power 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अच्छा मैं कहूँ कि कोई एलिमेंट हमारे पास n, तो n क्या नंबर है, n का पावर है, n की वैल्यू 5। तो इसको अगर इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो कितना उसका वैल्यू आएगा, कितना उसका आंसर आएगा, तो वो आएगा आपका 2 to the power 5, और 2 to the power 5 आपका होता है 32, ठीक है।
अगर कोई 6 एलिमेंट है, अब आप सोचिए अगर मैं आपसे कह दूं 100 एलिमेंट्स हैं उसका एक, सॉरी 100 नंबर n इक्वल्स टू 100 का आप निकाल दीजिए, तो आपका इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी 2 टू द पावर 100। अब मैं आपको बताऊं, आप बहुत मैक्सिमम आप कर लोगे तो 2 टू द पावर 40 कर लोगे, उसके बाद आपको जो है आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखाएगा ही दिखाएगा सॉल्यूशन। इसीलिए अब आता है आपका मेमोराइजेशन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यहाँ काम होता है। जो ये बार बार कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं उसको कम करता है कौन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। कैसे कम करता है, चलिए अब मैं आपको सॉल्यूशंस दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर एक टेबल, एक मेमो मेमो आपने एरे बना ली। अच्छा, n+1 क्यों बनाया है ये भी सुन लीजिएगा। अगर मैंने कहा कि n=5 है, ठीक है, और मैंने n की क्या बोलते हैं, n=5 है, और मेमो की जो वैल्यू रखी वो सिर्फ 5 इसका साइज रखा, तो आपको ब्लॉक्स कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स, ठीक है, जिसका इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 3 4। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 5 की चाहिए, और अगर हमको वैल्यू 5 की चाहिए तो 4 तक हम टेबल को रख के क्या करेंगे, तो इसीलिए इसमें जो मेमो है ना, जो हम मेमो क्रिएट करते हैं वो एक एक्स्ट्रा होती है। और यहाँ पर आप 5 देखिए कितना, 0 1 2 3 4 5, तो n+1 का साइज अगर हम लेते हैं तो हमारा मेमो टेबल बन जाता है। और इसमें क्या करते हैं, -1 की वैल्यू हम डाल देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हुआ ये कि यहां पर आएंगे हम सबसे पहले, तो मेमो टेबल हमारी क्या करते हैं ये कि अगर आपका n< 1, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह दूं वर्स्ट केस, मतलब कोई ऐसा कंडीशन है कि बस मैं आपको सिंपली कह दूं, ये समझने का सीधा मतलब है कि अगर n=0 जो कि ये जाएगा, या n=1 होगा, तो n को रिटर्न कर देंगे। अगर आप चाहेंगे यहाँ पर तो n=0 भी लिख सकते हैं, और n=1 भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज रहेगी। तो उसके बाद क्या करता है, वो रिटर्न करेगा और यहाँ पर आके स्टोर होगा, ठीक है, मेमो ऑफ एन में आके स्टोर हो जाएगा। अब समझिए, इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो वहाँ नीचे आ जाएगा वो, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं है। अब वो चेक करेगा क्या मेमो ऑफ एन में क्या और -1 है। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पर -1 है, तो आपका क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये चलेगा। बट अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पर री 2 की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि यहाँ पर आप बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू आपने निकाल ली, तो वो अब यहाँ पर इसको मिल जाएगा। मेमो ऑफ 2 पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर तो आपका 0 प्रेजेंट होगा, यहाँ आपका 1 प्रेजेंट होगा, यहाँ आपका क्या प्रेजेंट होगा, 1 प्रेजेंट होगा, क्यों 0+1 1 होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ 1 प्रेजेंट है और ये फिर से आएगा, चेक करेगा क्या मेमो ऑफ एन पे, यानी मेमो ऑफ 2 पे क्या -1 है, तो वो कहेगा नहीं, यहाँ यहाँ पर क्या बोलते हैं, -1 नहीं है, यहाँ तो 1 है। और जैसे ही 1 आएगा तो ये सीधे यहीं से रिटर्न कर जाएगा, और ये जितनी भी कॉल्स होंगी सब कट जाएंगी। अब ध्यान समझिए, जो एक्स्ट्रा कॉल चल रही थी वो नहीं चलेगी। इसी तरीके से आप fib निकालेंगे, fib निकालेंगे, और fib निकालेंगे, अल्टीमेटली आपका आंसर आपके हाथ में होगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है, कितनी बार कॉल हो रहा है, आप एक बार कॉल कितना, सीधी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ जाती है इसमें। क्यों, क्योंकि हर बार आप कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हर नंबर को, n की वैल्यू को सिर्फ एक बार ही सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद दूसरी बार वो कॉल में आपको मिल जा रही है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी आ जाती है O n, ठीक है, बिग O n। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया, और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी आपकी O⁻²n। आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने ये भी बता दिया क्यों ये होती है, वो उसमें ट्री में आपको पता भी चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।